हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था? हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया था, जिसके अंदर हमने दो लॉज पढ़े थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसके अलावा हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। और आज की क्लास में हमें क्या करना है? हम एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या होता है। वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था एटम के बारे में, राइट? वहाँ पे हमने समझा था। आज हम थ्योरी में लिखेंगे भी एटम क्या है, ठीक है, उसका साइज कितना होता है, एटम्स के सिंबल क्या क्या थे, अब कैसे सिंबल हम पढ़ते हैं, पहले के टाइम पे डाल्टन ने कैसे सिंबल दिए थे, सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा आज की क्लास का? व्हाट इज एन एटम। व्हाट इज एन एटम। ठीक है, एटम क्या है? देखो, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट? एंड एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर, क्योंकि एटम से मिलके ही कोई भी मैटर बनता है। क्लियर है? सो एटम्स आर building blocks. Atoms are building blocks of matter. ठीक है, एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि बनाने का काम करता है किसी भी मैटर को। और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू modern atomic theory, according to modern atomic theory an atom is the smallest, क्योंकि हमें पता है कि एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट particles which participate in chemical reaction, in स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? एटम इतना छोटा है कि हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन करो। फिर हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? एटम आर वेरी टाइनी, राइट? एटम आर वेरी टाइनी, और यू कैन राइट एटम आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन विद वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसी में लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट। एटम आर वेरी स्मॉल, क्या हो जाएगा? एटम आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। नैनोमीटर्स में होते हैं ये जो एटम्स है, इनका साइज किस में होता है? नैनोमीटर्स में होता है। कर लो इसको फटाफट से। एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन बाय द पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करेंगे हम? एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस measured in nanometers। जैसे कि क्या होता है? 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? सो 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर
इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है। इतने छोटे, यानी कि 0 पॉइंट फिर 0.00000 फिर 9 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 9 टाइम्स कितना है वो 0.000 चलता चला जाएगा। तो ये इतना छोटा एक एटम होता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम इस एटम को नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? डन इतना। अब हम जानेंगे सिंबल्स क्या हैं इन एटम्स के। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन है तो H से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लोरीन है तो Cl से रिप्रेजेंट कर दिया, हीलियम है तो He से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनके नेम कैसे आए, प्लस अभी जो हम सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इससे पहले कैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था और किसने ये रिप्रेजेंटेशन दिया था, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर इतना? तो सिंबल ऑफ एटम ऑफ, क्या हो जाएगा हेडिंग? सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जो सिंबल्स दिए थे एटम के वो किसने दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंबल ऑफ सम एटम और सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डाल्टन। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डाल्टन। अब क्या था वो सिंबल, इसके बारे में जानेंगे, बट देखो इस पेज पे तो आ नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज से करते हैं। एलिमेंट्स और डाल्टन सिंबल। एलिमेंट्स क्या था? डाल्टन के टाइम पे सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, तो जो जो एलिमेंट डिस्कवर थे और उनसे रिलेटेड जो भी सिंबल्स थे उसको जान लेते हैं हम। सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? सिर्फ एक सर्कल बना के उसके अंदर एक छोटी सी बिंदी लगा देना, इस टाइप से, ये सर्कल और इसके अंदर ये है। तो ये था हाइड्रोजन का सिंबल। हाइड्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल भी सर्कल में था, सर्कल को पूरा फिल कर देते हैं। इस तरीके से ये है किसका? ऑक्सीजन का सिंबल। ये भी सिंबल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन है, कुछ गड़बड़ हो गई, ओके वेट, ये है कार्बन का, ये कार्बन का है, और ऑक्सीजन का आएगा सिर्फ सीधा सर्कल। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कैसा साइन है? इस तरीके से। ये तो इजी है, आपको याद रहेगा, है ना? किसका साइन होता है? ये मर्सिडीज के साइन के जैसा है। ठीक है, तो फॉस्फोरस का साइन ये हो जाएगा। फिर है सल्फर। सल्फर का साइन क्या है? ऐसे ही है, बस उसमें एडिशन हो जाता है, सर्कल के अंदर ऐड कर देते हैं हम, ये हो जाएगा सल्फर। उसके बाद प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? सर्कल के अंदर पी। अब साथ ही साथ बनाते जाओ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और प्लस आपको साथ ही साथ लर्न भी होते चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है आयरन, इसी में लिख ले हम। एलिमेंट्स और सिंबल। प्लैटिनम के बाद क्या है? आयरन है, तो आयरन का हो जाएगा सर्कल के अंदर आई। क्लियर? अभी देखो प्लैटिनम का पी है, आयरन का आई है, तो इसी तरीके से थोड़ा सा इजी हो जा रहा है हमारे लिए। बस याद रखना सब में सर्कल बनता है। ओके, कॉपर का,
कॉपर का हो जाएगा, बस सर्कल बना दो, उसके अंदर सी लिख दो। सिल्वर सर्कल बना के एस लिख दो। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इजी है। गोल्ड का कैसे होता है? अब गोल्ड का सर्कल बना के जी तो लिखना है हमें, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो गोल्ड हमने सर्कल बनाया और यहां पे कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर जी आएगा। ये है गोल्ड का सिंबल। अब क्या बचा है? लेड। लेड का रिप्रेजेंटेशन क्या है? वैसे तो हम पीबी बोलते हैं अब के टाइम में, बट पहले एल से ही रिप्रेजेंट किया जाता था, तो सिर्फ एल हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोल्ड की तरह ही है, बस यहाँ पे सर्कल सर्कल आ जाता है। ठीक है, बस ये मर्क्यूरी का हो गया। अब देखो ये बहुत पहले की बात है, ये डाल्टन्स के टाइम की बात है, तब इतने ही एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और एलिमेंट्स फाउंड होते चले गए। अब जरा खुद सोचो, जब हम इस तरीके से सबके सिंबल्स बनाएंगे तो कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी हमें, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अब क्या किया गया है? इन सारे सिंबल्स को हटा दिया गया है और IUPAC ने एक अपने ही कुछ नए सिंबल्स को निकाला है और सबके लिए रूल बनाए कि इसी तरीके से जो भी एलिमेंट्स फाउंड होंगे उनका नेमिंग इस तरीके से ही किया जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स जानने हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया, यानी कि मॉडर्न इनऑर्गेनिक के रूल्स है वो। ओके, तो अब के रूल्स देख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। Symbol of atom of different elements। सबसे पहला रूल क्या है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हमें एलिमेंट गिवन है, ठीक है, उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखें और सेकेंड लेटर स्मॉल में लिखें। ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो अपर केस होगा और सेकेंड जो होगा वो लोअर केस होगा। ओके, द फर्स्ट लेटर, पहला रूल, द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट शुड बी written in capital letter, in capital letter, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर को अपर केस, अपर केस, and second should be of the first letter of the element should be written in the capital and the second letter should be small and second letter should be small। इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर केस बोलेंगे। ये हो जाएगा हमारा लोअर केस। क्लियर है? एक मिनट रुकना जरा। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिर्फ H होता है, अगर एक ही उसमें लेटर है तो सिर्फ हम कैपिटल H लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का क्या होता है? पहले कैपिटल H आएगा और इसके बाद इसका सेकेंड जो लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, HE। तो हाइड्रोजन का H और हीलियम का HE, क्योंकि देखो सबसे पहले ही बोला गया था कि जिस भी एलिमेंट का नाम जो भी लेटर से स्टार्ट होगा सबसे पहले हम वो लिखना है। लेकिन हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट है, हीलियम भी H से स्टार्ट है, फिर क्या किया गया कि फर्स्ट लेटर का तो हो गया, जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक ही लेटर आएगा वो है H। लेकिन जैसे ही हीलियम आया तो HH, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर क्या किया गया? H के आगे E लगा दिया गया, बिल्कुल सेकेंड वाला। लेकिन सारे एलिमेंट्स के ऐसे नेम नहीं होते, कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम ग्रीक, लैटिन इन सब में रखे गए हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? जैसे कि आप
सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का क्या होना चाहिए, SO होना चाहिए, लेकिन सोडियम का सिंबल होता है Na। क्यों? क्योंकि वो नेट्रियम से आया है, ठीक है, वो लैटिन वर्ड नेट्रियम से आया है। सेम आयरन का सिंबल होना चाहिए था I या फिर IR, लेकिन उसका सिंबल होता है Fe, क्योंकि वो फेरम से आया है। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे पोटाशियम ले लेते हैं, पोटाशियम का हम P ना लिख के हम K लिखते हैं, क्योंकि P फॉस्फोरस का होता है, तो K क्यों? क्योंकि K कैलियम से आया है। क्लियर है? तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नेम जिनका सिंबल उनके नेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उनके नेम के जैसा नहीं होता, वो कहाँ पे फाउंड हुए हैं, वो लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, इन सारे वर्ड्स में उनके सिंबल्स को मेंशन किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हम यही लिखेंगे, some other elements क्या हो जाएगा, some other elements have been taken from the name of element elements in लैटिन, या तो हम लैटिन वर्ड ले लेते हैं, ग्रीक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, इन्हीं में हम इसके नेम लिखते हैं, लैटिन, ग्रीन और जर्मन। इसका एग्जाम्पल क्या, अभी सारे एग्जाम्पल बताएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na है, क्योंकि ये कहां से आया है, नेट्रियम से आया है। आयरन का सिंबल है Fe, क्योंकि ये फेरम से है। पोटाशियम K, P नहीं है, K है, क्योंकि ये कैलियम से आया है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और इसी तरीके से सारे नेमिंग होंगे। आपको भी ज्यादा तो करना नहीं है, 20 तक आप एलिमेंट्स लर्न कर लो, उनके एटॉमिक नंबर लर्न कर लो, उनका एटॉमिक मास लर्न कर लो, इतना सफिशिएंट है। ओके, एंड प्लस वैलेंसीज लर्न कर लो। अब हम जानते हैं एटम के बारे में, हमें पता चल गया। अब एटम का एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, देखो किसी भी एटम के मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर? क्या है एटॉमिक मास? द mass of an atom, the mass of an atom of element is known as atomic mass, is known as atomic mass। और यहीं से आया 1 atomic mass is equal to 1.66 into 10 की पावर -24। इतना छोटा वैल्यू होता है इसका, -24 ग्राम। देखो एटम बहुत ही छोटा है, तो इसका मास निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक इंडिविजुअल एटम का मास कैसे निकालेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि एक एटम के मास को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, अब उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया गया, सारे एटम्स के मास को फाइंड आउट किया गया। जैसे कि जब हमने NCERT की रीडिंग की थी लाइव क्लास में, तो भी मैंने आप सबको बताया था क्या कि मान लो कि आपके पास एक वाटरमेलन है जो कि 12 kg का है, ठीक है, और आपको किसी को 1 kg कोई चीज़ देना है, तो आप क्या करो, उस वाटरमेलन को 12 टुकड़ों में, 12 इक्वल पीसेस में कट कर दो। जो एक पीस होगा वो 1 kg के बराबर होगा। अब उस एक पीस के वेट के हिसाब से आप किसी को भी कोई दूसरी चीज़ मेजर करके दे सकते हो 1 kg के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, यानी कि हमने रिलेट किया एक जो वाटरमेलन है उसके वेट से कोई भी दूसरे सब्सटेंस के वेट को। तो इसी तरीके से है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि
ऑक्सीजन को कंसीडर किया जाता था एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। उससे भी पहले हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाता था, लेकिन लेस अबंडेंस की वजह से, हाइड्रोजन का और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से उसको हटा दिया गया। फिर आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह पर रखा गया, यानी कि ऑक्सीजन को हम एज अ स्टैंडर्ड मान के बाकी सबके मास निकालेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन को भी हटा के हमने कार्बन C12 ले लिया। आज के टाइम पे हर किसी एटम का मास कैसे निकला है? कार्बन C12 को एज अ रेफरेंस लेके। क्लियर है? तो 1 एटॉमिक मास करके आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्कर का कि व्हाट इज 1 एटॉमिक मास। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 एटॉमिक मास क्या होता है, वो इक्वल है C12 आइसोटोप्स के। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 1/12 ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेट करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक रिलेटिव थ्योरी लगाते हैं। ओके, क्लियर है? इतना डन हो गया। हम क्या लिखेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट it is very difficult to evaluate the atomic mass of an element because of its size, because of its size, क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिलेटिव स्मॉल क्या लगा लेंगे, हम यहाँ पे रिलेटिव थ्योरी लगा लेंगे बिकॉज ऑफ इट्स साइज। डन है इतना? देयरफॉर Therefore, scientists start evaluate. Therefore, scientists start evaluate the mass of atom. Evaluate the mass of atom. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कंपेयर कर रहे हैं by comparing its mass with standard atoms, with standard atoms। जितने भी स्टैंडर्ड एटम जो भी कंसीडर किया गया है उस टाइम पे, उससे कंपेयर करेंगे। क्लियर? पहले क्या बताया था, हम डायरेक्टली ऑक्सीजन पे चलते हैं क्योंकि शायद आपके बुक में हाइड्रोजन के बारे में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को लेके चलते थे। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है। जैसे 1 जो वाटरमेलन था उसका वेट कितना था? 12 kg था। तो हमें उसको 1 पार्ट में डिवाइड करना है कि 1 kg के हिसाब से हम उसको डिवाइड करना है। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में है, अगर एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो हमें 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके 16 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो तभी हम क्या कर पाएंगे, हर एक एटम का मास निकाल पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे भी यही है। अर्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्लियर 1/16 earlier 1/16 of the mass of 1/16 of the mass of an oxygen is considered, ये कंसिडर किया जाता था, ऑक्सीजन एटम was oxygen atom was considered as स्टैंडर्ड एटम। हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को कंसीडर करते थे एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द अदर एलिमेंट, फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, ये कब की बात है, ये बहुत पहले की बात है। फिर अब के टाइम पे क्या करते हैं, अब के टाइम पे कार्बन को यूज करते हैं। नाउ कार्बन 12 taken
as a standard atom to calculate the mass of other element, to calculate the mass of other element. ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करते हैं, अब हम कार्बन को कंसीडर करते हैं. ओके, अब यहां से क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि वन एटॉमिक मास क्या है, तो क्या हो जाएगा, इट इज दी वन एटॉमिक मास 12U. 12U क्या है, 12 यूनिट है कार्बन का. यहां से हम डेफिनेशन लिखेंगे जो कि आप अपने एग्जाम में भी लिख कर आओगे. क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका, 10 its atomic mass is 12U. इसका मतलब 12 एटॉमिक मास. ठीक है, thus we can say, हम क्या कह सकते हैं, thus we can say one atomic mass unit, one atomic mass unit किसके बराबर है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12, क्योंकि कार्बन के कितने पीसेस किए हमने, 12 पीसेस किए हैं. इट इज thus we can say that atom, one atomic mass unit is the mass of 1/12 the mass of carbon atom, the mass of carbon atom. क्लियर है, अब हम कुछ एलिमेंट देखेंगे, उनका एटॉमिक नंबर प्लस उनके एटॉमिक मासेस जानेंगे. देखो नंबर तो अगर आप लाइन वाइज किसी भी एलिमेंट को लर्न करते हो तो एटॉमिक नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बट अगर आप आगे पीछे कहीं से भी किसी को भी उठा के लर्न कर दे रहे हो तब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. ओके, एटम एंड इट्स मास. कौन कौन से एटम है, से तो बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, बट अभी हम कौन से लिखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए. कौन कौन सा दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, आपको लर्न सारे करने हैं. ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है. कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो जाएगा. और कर लेते हैं हम, इधर एटम और इधर मास. फिर सोडियम के बाद और क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, एल्यूमिनियम हो जाएगा. एल्यूमिनियम नहीं दिया हुआ है. कैल्शियम, कैल्शियम का मास 40 हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बट आपको बीच बीच से लर्न नहीं करना है. आपको क्या करना है, 1 to 20 एलिमेंट्स. ठीक है, इसकी क्या क्या चीजें लर्न करनी है, इसमें लर्न करना है आपको एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक मास और वैलेंसी, ये सारी चीजें लर्न करनी है. ठीक है, चैप्टर खत्म जब हो जाएगा ये हमारा, तो हम क्या करेंगे देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास में अब हम फॉर्मूला बनाना ही सीखेंगे. ओके, तो आपको ये सारी चीजें 20 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसीज, ये सारी चीजें, उनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, ये सब पता होना चाहिए. क्लियर है, इतना कर लो, इसको फटाफट से नोट डाउन करो. डन. इसके बाद अब देखो, एटम के बारे में हमने पढ़ा, अब हम एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि नेचर में एटम कैसे एग्जिस्ट करता है. तो क्या हो जाएगा हेडिंग, एटम एग्जिस्टेंस. आप सबको पता है कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो
एनवायरनमेंट में ऐसे अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कभी भी H आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, या फिर ऑक्सीजन कभी आपको सिंगल O लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो हमेशा O2, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में लिखा हुआ आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कभी बॉन्ड बनाना पसंद ही नहीं करते, जैसे कि नियॉन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी भी अपना बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इनर्ट गैस कहलाते हैं। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये दूसरों को दे के अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। मान लो कि आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, ठीक है, वो आपको नहीं पसंद अगर, तो आप क्या करते हो, जब तक आपको काम नहीं होगा उससे, आप उससे फ्रेंडशिप नहीं करोगे, है ना। और जब आपको काम होगा तो आप उसके पास जाओगे, या फिर जो भी है वो आपके पास आएगा, और फिर क्या तुम दोनों फिर एक बॉन्ड से जुड़ जाओगे ना। अगर फ्रेंड्स बनना है तो क्या होगा, तुम्हें जो काम है तुमने उसको बोला, उसको जो काम है उसने तुम्हें बोला, और तुम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, फ्रेंडशिप का बॉन्ड। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो इनर्ट गैस होते हैं, जो नोबल गैस होते हैं, वो किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब की फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमेशा अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अकेले रह ही नहीं सकते, उनको सारी बातें बतानी होती है, कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपना बॉन्ड बना लेते हैं, वो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर है? तो वही हम एटम की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। क्या लिखेंगे हम, some atoms cannot exist in free state। कुछ ऐसे एटम हैं जो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H का बॉन्ड बनता है जिसको हम H2 कहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा, O का बॉन्ड बनेगा, इसको हम O2 बोलेंगे, ठीक है। क्लोरीन, इसमें Cl का बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएगा Cl2, इस तरीके से। वाइल सम एलिमेंट्स do not form any type of bonding, they exist as single element, वो हमेशा सिंगल एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं जो कि फ्री स्टेट में रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ कॉम्बिनेशन करना पसंद नहीं करते। लेकिन जो ऐसे एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। दोज एलिमेंट which cannot exist free, they form, which cannot exist free and combine with other element, they form molecule। वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से। क्लियर है? तो अब हम जानेंगे जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल होता क्या है। क्लियर? ठीक है, अब हम जानेंगे क्या कि मॉलिक्यूल क्या होता है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल और व्हाट इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल।
क्या है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कलेक्शन है वेरियस एटम का। वो दो एटम भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जो एटम है वो आपस में एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन होते हैं। सो अ मॉलिक्यूल इज अ collection of various atom combined together. Various atom combine together. Atoms combine together. फिर क्या हो जाएगा? एटम कंबाइंस टुगेदर बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम कंबाइंस टुगेदर बाय अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और वो कंबाइन किस वे में है? वो एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कंबाइन है। क्लियर इतना? इसको कर लो नोट डाउन। अब देखो इसमें क्या है? वेरियस एटम। अब ये एटम सेम भी हो सकते हैं, ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट? तो एटम, यहां पे क्या लिखेंगे? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट can combine to form molecule. Can combine to form molecule. सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं, ठीक है? O3 मॉलिक्यूल, ये ओजोन हो गया। तो इस सब टाइप से क्या होगा कि जब दो या फिर दो से ज्यादा एटम, सेम एटम भी हो सकते हैं और अलग अलग एटम भी हो सकते हैं, जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? ओके। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा डाइवेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्राइवेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। अब हम उनके बारे में जानेंगे। ये तो बहुत, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, राइट? क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या हो जाएगा? जब एलिमेंट दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम मीन्स व्हेन टू और more element bind to form molecule, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हम मोनो एटॉमिक की अगर हम बात करें, यहां पे क्या होगा? मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जो सिंगल एलिमेंट हो या फिर सिंगल एटम हो। ये तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा नहीं, ये सिर्फ सिंबल एटम है। लेकिन अगर हम डाइवेलेंट की बात करें, डाई एटॉमिक की बात करें, डाई एटॉमिक का क्या मतलब होता है? डाई का मतलब होता है टू, जैसे कि H2। ये हमेशा जो है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कभी भी H अकेले प्रेजेंट नहीं होगा। ट्राई एटॉमिक की बात करें, ट्राई एटॉमिक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे ओजोन हो गया O3, इसमें तो हम O2 भी लिख सकते हैं, Cl2 भी लिख सकते हैं डायटोमिक वाले में। ट्राई एटॉमिक का मतलब O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। फिर है ट्राई के बाद आता है टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा का मतलब होता है चार, और जो फॉस्फोरस है वो हमेशा P4 की प्रेजेंस,
P4 की फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता है, P4 टेट्रा एटॉमिक। क्लियर। फिर आता है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक यानी कि 4 से ज्यादा, तो S8, ये क्या है, सल्फर है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में। इसको हम क्या बोलते हैं कि H2 है, तो ये हमेशा जो इसकी एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी वो 2 ही रहेगी, क्योंकि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीजन है उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी भी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। बता रहा है कि किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है नेचर में। ओके अभी हमने क्या देखा था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे। ओके इन अ फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in a fixed ratio, combined in a fixed ratio to form atom, to form molecule of atom, sorry, to form molecule of compound, molecule of compound। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि हम वाटर ले ले। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम वाटर ले सकते हैं। वाटर एक कंपाउंड भी है और वाटर एक मॉलिक्यूल भी है। वाटर का एग्जाम्पल लिया था हमने, राइट तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी कंसिडर अ वाटर। वाटर में क्या होगा, इट कंसिस्ट टू एटम, it consists 2 atom of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा टू फॉर्म ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टू फॉर्म ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, देखो कुछ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के साथ साथ क्या होगा, यहां पे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड हो जाएगा ना, कंपाउंड, और इनके उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कंबाइंड एलिमेंट्स प्लस उन एलिमेंट्स का रेशियो क्या है ये जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है वाटर मॉलिक्यूल भी है और वाटर कंपाउंड भी है, क्योंकि वहां पे फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर। वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर का रेशियो क्या होता है, 1:8, 1:8। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक हो गया कार्बन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। और इनका रेशियो कैसे निकालेंगे हम, देखो कार्बन का मास है 16, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, कार्बन का मास 16 नहीं 12 है, कार्बन का मास 12 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 32। तो 4 3 जा एंड 4 8 जा, तो इसका रेशियो आ गया 3:8। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, तो इतना हमारे आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आयंस के बारे में जानेंगे, आयंस के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कैटायन, अनायन, फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना आप लोग।
क्लियर। प्लस जो होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या है, एलिमेंट्स के बारे में कि 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास प्लस उनकी वैलेंसीज, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।